हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए जा चुके हैं। दरअसल सभी 14 नक्सलियों के शवों का रायपुर में पोस्टमार्टम होगा। और आपको बता दें कि कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी पहाड़ पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 2025 का यह सबसे सफल ऑपरेशन अब तक का बताया जा रहा है। और 19 जनवरी से रुक रुक कर फायरिंग यहां पर होती रही और मारे गए नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है। और मुठभेड़ की जगह से बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों की भी बरामदगी हुई है। एक बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई की गई उस पर एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए जा चुके हैं। और ऐसे में जो बरामदगी हुई है और जो मुठभेड़ अभी चल रही है वो कब तक खत्म होगी अभी कह पाना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अब तक कार्यवाही की गई है, सामने आया 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए भालू डिग्गी पहाड़ पर अभी भी सर्च लगातार जारी है। और जानकारी यहां तक मिल रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई है अभी जारी है और कुछ और नक्सली यहां पर मारे जा सकते हैं। शेख इमरान हमारे सहयोगी गरियाबंद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, लगातार जारी इस मुठभेड़ में आंकड़े कुछ और बढ़ सकते हैं नक्सलियों के मारे जाने को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी घाट के जो भालू डिग्गी पहाड़ है वहां अब भी सुरक्षा बल तैनात है और मुठभेड़ चल रही है। रात को भी फायरिंग हुई है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इस पूरे मुठभेड़ में जो 48 घंटे में लगभग 14 शव को जो सुरक्षा बल ने वो बरामद किया है। और इन 14 शव को जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव को रायपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रायपुर में इन 14 नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम होगा। कड़ी सुरक्षा में ये पोस्टमार्टम किया जाना है और डॉक्टर के विशेषज्ञ डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे जो पोस्टमार्टम करेंगे। और जो ये मारे गए नक्सली हैं इनके आंकड़े बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि फायरिंग जारी है और बल जो है अभी भी भालू डिग्गी के पहाड़ पर मौजूद है। चारों ओर से नक्सलियों को घेर कर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ा ये 2025 का ऑपरेशन है, सबसे बड़ा ये सफलता है। और इस ऑपरेशन जो है ये लगातार जारी है। 19 तारीख रात से जो शुरू था वो अब तक जारी है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनके जो बॉडी है वो धीरे धीरे रिकवर किया जा रहा है। कल तक तो 14 थे, आज भी जो आईजी अमरेश मिश्रा उन्होंने कहा है कि आज वो और बॉडी रिकवर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि जो फायरिंग वहां पर हो रहा है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ की पुलिस सुरक्षा बल वहां पर चला रहे हैं, तो ये आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं। और भी नक्सली वहां पर हैं, उनके मारे जाने की खबर भी लगातार मिल रही है। उनके शव बरामद होते ही ये सुनिश्चित होगा कि और कितने नक्सली वहां पर मारे गए हैं। जिन नक्सलियों को मार गिराया है उसमें से 1 करोड़ रुपया का इनामी नक्सली है जयराम जलपति। ये सबसे बड़ी सफलता है। और ये 14 नक्सली के शव को जो रायपुर भेजा गया है वहां उनका पोस्टमार्टम होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो नक्सली मारे गए हैं ये उड़ीसा, नुआपाड़ा, गरियाबंद, धमतरी कमेटी के मेंबर है जिन्हें मारा गया है। इनके नाम की शिनाख्ती होना बाकी है, इनकी पहचान होना बाकी है। पहचान के बाद और भी कई कमांडर हो सकते हैं, कई बड़े नक्सली हो सकते हैं। पहचान होने के बाद ये सामने आएंगे। जी लेकिन इमरान, एक बात और महत्वपूर्ण जानने की होगी, जो सुरक्षा बल के जवान वहां पर भेजे गए, क्योंकि लंबे समय से काफी समय हो चुका ऑपरेशन को चलाए जाते हुए, क्या और सुरक्षा बलों को भेजे जाने की तैयारी है? क्या प्लान में कुछ चेंज किया गया या फिर ऑपरेशन खत्म कर ही सारे जवान लौटेंगे? जी बिल्कुल, ऑपरेशन खत्म कर कर ही सारे जवान लौटेंगे। लेकिन कल हम जब ग्राउंड जीरो पर गए थे वहां हमने देखा कि जहां फायरिंग हो रहा था वो भालू पहाड़ के जो डिग्गी पहाड़ है वहां पर जब फायरिंग हो रहा था तो बैकअप पार्टी लगातार वहां रवाना हो रही थी। करीबन 200 से भी ज्यादा बैकअप पार्टी वहां पर गई। कुछ जवान जो है वहां से मुठभेड़ से लौटे हुए थे, उन्हें सुरक्षित यहाँ लाया गया, क्योंकि काफी लंबे समय से जवान जो है वहां डटे थे। बैकअप बल भेजा गया है, तो बैकअप बल भेजा गया है जिससे साफ है कि मुठभेड़ ये अभी रुकने वाली नहीं है। लाल आतंक को सफाया करके ही जवान लौटेंगे। जो जवान वहां है, जब तक वहां मौजूद जितने नक्सली हैं, 60 के करीब नक्सली बताया गया, जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा कि वहां से नक्सली मारे गए हैं, वहां से भाग गए हैं, तब तक जवान वापस नहीं लौटेंगे। और ये बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है इसमें बैकअप पार्टी भेजी गई है। इससे साफ है
कि सुरक्षा बल इस पूरे नक्सलियों को या तो मार के लौटेंगे या तो पूरे लाल आतंक को खत्म करके लौटेंगे, या मुठभेड़ जब खत्म होगी तभी वो वहां से जंगल से लौटेंगे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और बढ़ते आगे, भोपाल में जेब कतरों का आतंक लगातार बना हुआ है। महिला का पर्स चोरी कर रहे जेब कतरों को जब कंडक्टर ने रोकने की कोशिश की तो जेब कतरे ने चाकू मार दिया। और बीएसएनएल की बस की घटना बताई जा रही है, माफ कीजिएगा BCLL बस की ये घटना बताई जा रही है और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। रूट नंबर 306 की बस थी जिसमें एक जेब कतरे ने चाकू मारकर कंडक्टर को घायल कर दिया और बस कंडक्टर का भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पर्स चोरी करने का एक प्रयास यहां पर किया गया और जब कंडक्टर ने उसे देखा और उसे पाबंद किया, रोकने की कोशिश की, तो उसने चाकू से हमला करके कंडक्टर को ही घायल कर दिया। ये बस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई हैं और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं, कानून व्यवस्था पर यह भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब इस तरीके के हालात, जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, चोर चक्कों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप अगर उनको डकैती करने से, लूटपाट करने से रोक लें तो उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हाथ काट दें। भोपाल का ये मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरा जो बस में लगा हुआ था उसमें पूरी वारदात कैद हुई है। एक महिला का पर्स छुड़ाने की जो कोशिश है वो जेब कतरे के द्वारा की गई और कंडक्टर ने जब इस पूरे मामले में बीच बचाव किया तो उसका हाथ जेब कतरे ने काट दिया। फिलहाल BCLL की ओर से, यानी कि भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की ओर से पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर इस पूरी घटना के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं है जब BCLL में ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसके पहले भी कई बार गुंडे बदमाशों ने कभी ड्राइवर्स के साथ, कभी यात्रियों के साथ, तो कभी कंडक्टर के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो BCLL की बसें चल रही हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उसमें भी करीब से नजर जो है वो रखी जाए और हो सके तो पुलिस के जो जवान हैं वो बसों में, एक दो बसों में रैंडमली जाके चेकिंग भी कर सकते हैं। बसों के रूट पे पेट्रोलिंग जो है वो की जा सकती है ताकि यात्री जो है वो अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस कर सके। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और अंबिकापुर में एक युवक के अपहरण से सनसनी फैल गई। दरअसल MG रोड बुधवारी बाजार के पास से युवक का अपहरण कर लिया गया और युवक दरिमा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। अपने दोस्त काबिल अंसारी के साथ किसी काम से अंबिकापुर ये गया हुआ था और बुधवारी बाजार के पास से बदमाशों ने एक युवक को किडनैप कर लिया। दरअसल बदमाशों ने परिजनों से अब 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और अपहरण के बाद से युवक का दोस्त काबिल अंसारी भी लापता ही है। और श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, काबिल अंसारी लापता है और उसका दोस्त किडनैप है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस तो जैसे ही शिकायत उनको मिली तब से ही वो हड़कंप मच गया है और जो ये पुलिस की एक टीम, चूंकि इनका लोकेशन सागर मध्य प्रदेश बताया, तो वहां के लिए रवाना हो गई थी और ये बताया जा रहा है कि ये जो दिनेश मरावी है अपने दोस्त काबिल अंसारी के साथ घर में बताया था कि किसी काम से अंबिकापुर जा रहा हूँ। दरिमा इलाके के रहने वाले हैं और यहाँ से MG रोड बुधवारी बाजार के पास से ये लापता हो जाते हैं और इनके परिवार के मोबाइल पर 1.5 लाख रुपए छोड़ने के एवज में रकम मांगा जाता है और ऐसे में जो दिनेश मरावी है उनके जो परिजन हैं वो हड़बड़ा जाते हैं और ये भी पता चला है कि उनके जो फोन पे पर 30,000 से अधिक की राशि भी ट्रांसफर कर दी है और इसके बाद भी जब वो युवक को नहीं छोड़े तो परिजन जो है गांधीनगर थाने इलाके की घटना के चलते वो गांधीनगर थाना पहुंचे और गांधीनगर थाने में इसकी शिकायत की है। फिलहाल जो पुलिस है वो वहां के लिए रवाना हो गई है और अब आगे क्या स्थिति है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा श्रवण, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और क्योंकि शक के दायरे में उसका दोस्त भी है इस वक्त, क्योंकि किडनैपिंग के बाद से वो भी लापता है। बहरहाल इस तरह के मामलों में अमूमन जो शक है वो सही निकलता है। बहरहाल इसमें देखना होगा कि क्या स्थिति आगे रहती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
और पेंड्रा में रिहायशी इलाके में बाघिन के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। पर्यटन स्थल जलेश्वर में सड़कों पर बाघिन टहलती हुई दिखाई दी। वहां मौजूद राहगीरों ने इसका वीडियो शूट कर लिया और पिछले 4 दिन से गोरिल्ला के जलेश्वर क्षेत्र में बाघिन घूम रही है। वन विभाग लगातार बाघिन की निगरानी कर रहा है और बाघिन को रिहायशी इलाके से लोगों से दूर रखा जा सके, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं ये भी देखने का विषय होगा। क्योंकि अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली, दहशतनाक तस्वीरें हैं। क्योंकि रिहायशी इलाके में इस तरह से बाघिन का घूमना किसी भी वक्त बड़े खतरे का कारण बन सकता है। क्योंकि बाघिन किसी व्यक्ति से यदि उसका आमना सामना हो जाता है रास्ते में आने या जाने के दौरान, तो निश्चित रूप से अपने बचाव में बाघिन हमला भी कर सकती है। और क्योंकि इस वक्त वो रिहायशी इलाकों में है तो इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। और बलरामपुर में चोरों ने कोहराम मचाया हुआ है। दरअसल एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दुकान में चोरों के घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। रामानुजगंज थाना इलाके में चोरी की वारदात से दहशत का माहौल बना हुआ है। और राजगढ़ में शराब की दुकान पर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाश कैश और शराब की बोतल लेकर फरार हो गए। घटना एबी रोड हाईवे के पास की बताई जा रही है। यहां शराब की दुकान पर गाड़ी से 4 बदमाश पहुंचे और ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा, जबकि 3 बदमाश शराब की दुकान में घुस गए और कैश लूटने की कोशिश की। जब दुकान के कर्मचारी ने विरोध किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और गोली शराब की बोतल पर जा लगी और इस बीच बाहर खड़े बदमाश ने 2 बार फायर किया। इसके बाद बदमाश कैश और शराब की कुछ बोतलें लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश की जा रही है। और खबर शहडोल से, जहां फरार सीएमओ की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। सराफा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी हुई थी और अस्वस्थ बताकर नगरीय निकाय से सीएमओ गायब हो गए थे। सार्वजनिक जगह को प्लॉट बनाकर बेच दिया गया था। एलआईजी भवन की फर्जी रजिस्ट्री हुई और मामले में 2 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और धमतरी में लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 52,50,000 रुपए की ठगी का आरोप है। इस पर पैसों की बारिश करवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की वारदात को इसने अंजाम दिया। यूपीआई से पैसों का ट्रांजैक्शन कराया और ठगी का जो आरोपी है अक्षय शर्मा, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। कुरुद थाना पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। 52 लाख रुपए से ज्यादा इसने ठग लिए थे। और झांसा क्या दिया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। झांसा दिया पैसों की बारिश करवाने का। और भिंड में बीच बाजार ताबड़तोड़ी फायरिंग का एक मामला सामने आया। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल फायरिंग करने का वीडियो वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और इस पूरी वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बीच बाजार में 5 राउंड फायरिंग की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
सिंहस्थ से पहले शिप्रा नदी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने पीआईयू गठित किया है और पीआईयू के डायरेक्टर का जिम्मा उज्जैन डिवीजन को दिया गया है। पीआईयू के 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 1 पर्यावरण विशेषज्ञ और 6 असिस्टेंट इंजीनियर, 9 सब इंजीनियर्स को नियुक्त किया गया और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट को नमामि शिप्रा परियोजना प्रबंधन इकाई नाम दिया गया है। साल 2028 से पहले शिप्रा नदी पर निर्माणाधीन समेत सभी परियोजनाओं को 3 साल में पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। आपको बता दें कि प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए तैयारी कर ली गई है और नमामि शिप्रा का जो प्रोजेक्ट है उससे शिप्रा जी को निर्मल करने का जो प्रयास है वो समय पर पूरा हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं और प्रदूषण मुक्त होगी शिप्रा नदी, ताकि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ स्नान में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। और सिंहस्थ 2028 में लगेगा और साल 2028 में होने वाले इस सिंहस्थ को लेकर तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर जारी हैं। इस शहर में 2 दिन में 2 महिलाओं का कत्ल हुआ। दोनों लाशों का फासला था 30 किलोमीटर। यह किसी सीरियल किलर का काम नहीं था, बल्कि महिलाओं की हत्या करने वाला उनका कोई अपना ही निकला, जिसकी हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। शौहर की 3rd डिग्री, 30 किलोमीटर का फासला, 2 लाश। दो दिन 2 महिलाओं का कत्ल। बीवी के प्राइवेट पार्ट पर हमला। किसी ने गला दबाकर किया खामोश। ऐसे वहशी पति से कौन बचाए? शैतान शौहर, 7 फेरे वाला किलर। महज 30 किलोमीटर का फासला है। इस 30 किलोमीटर के फासले में 2 दिन में 2 लाशें मिली हैं। दोनों लाशें महिलाओं की थी। अगर आपको लग रहा है कि यह किसी सीरियल किलर का काम है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि यह साइको किलर घर में ही था। एक साइको किलर की हैवानियत सुनकर तो किसी का भी कलेजा कांप जाए। हैवान पति नंबर 1, बीवी की दूसरी शादी की ख्वाहिश। जशपुर के सरदाहा पाट पकरी पानी चौकी पंडरापात इलाके में इस दरिंदे पति ने अपनी पत्नी के साथ जो हैवानियत की है वो थर्रा कर रख देती है, जिसने बीवी के प्राइवेट पार्ट पर बुरी तरह हमला किया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मृतक महिला सरिता बाई अपने मायके में 1 साल से रह रही थी, जिससे मिलने उसका पति शनिराम आता था, जो सरगुजा में काम करता था। लेकिन इस बार मुलाकात मर्डर पर खत्म हुई। शनिराम पर उस वक्त खून सवार हो गया जब उसकी पत्नी ने एक ऐसी डिमांड रखी जिसे सुनकर आरोपी पति शनिराम बौखला गया। ये डिमांड थी दूसरी शादी की। सरिता दूसरी शादी करना चाहती थी। पत्नी मायके में ही रहती थी, वो उससे मिलने आया करता था सीतापुर से, और पत्नी ने कहा कि मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। इस बात पर उसने विवाद किया और बहुत ही वैश्याना तौर से उसके ऊपर प्रहार किया और इसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई।
इस दोनों मामले में जो चीज़ें नज़र आ रही है वो है शराब का अत्यधिक नशा, और चूंकि ये ट्राइबल एरिया है, हर घर में 5 लीटर शराब बनाने की छूट है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पति को बार बार कहती रही उसे छोड़ दे, जिससे वो दूसरा घर बसा सके। दरअसल सरिता अपने शराबी पति की हरकतों से परेशान थी। शराब ने रिश्तों में जहर घोल दिया था और फिर ऐसे रिश्ता खामोश हुआ। हैवान पति नंबर 2, खाना नहीं बनाया, मार डाला। यहां एक पति के सर पर इसलिए खून सवार हुआ कि उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था और इसकी सजा थी सजाए मौत। जशपुर के कामरीमा माझापारा चौकी पंडरापात में आरोपी राकेश ने अपनी पत्नी सरस्वती की जान ले ली। पहले अपने ससुराल में दावत उड़ाई और दूसरे दिन सरस्वती की लाश उसके ससुराल में मिली, कंबल से ढकी हुई। आरोपी राकेश के गुनाह का राज खोला उसके 5 साल के बेटे ने, जिसने बताया रात में पापा ने मम्मी को मारा था। यहां भी कत्ल के पीछे वजह की जड़ निकली शराब। कि दोनों में पतियों ने पत्नियों की हत्या की और दोनों ही स्थिति में घरेलू विवाद और शराब का नशा ये कारण था। पहले मामले में आरोपी राकेश राम को गिरफ्तार किया गया और जो घरेलू विवाद मेहमान आए हुए थे, शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने पत्नी की हत्या की। इन जल्लाद पतियों का ये टॉर्चर रोंगटे खड़े करने वाला है। जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब टॉप